फरवरी 2023 की बात है जब यूएई के चमचमाती शहर रस अल खैमाह में एक आलीशान शादी हुई थी और इसके मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन लगे हुए थे, क्योंकि पार्टी में शामिल होने वाले इंसान कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि जाने माने हस्तियां थी, जैसे सनी लियोन, नेहा कक्कड़, अतीफ असलम, टाइगर श्रॉफ, रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, ऐसे और भी बहुत लोग। और इस शादी के लिए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 को हायर किया था और इस लेविश शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये पैसे और पूरा पेमेंट कैश या हवाला के जरिए किया गया था। और ये शादी थी छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले 28 साल की सौरभ चंद्राकर की। और इस शादी के बाद सौरभ चंद्राकर और उसका महादेव बेटिंग ऐप जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। वैसे महादेव बेटिंग ऐप क्या है उसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन इसी के साथ इस मामले में ईडी ने रणबीर कपूर और कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज को समन भेजा है। और महादेव बेटिंग ऐप के इस मनी लॉन्ड्रिंग में अभी और भी कई सेलिब्रिटीज आ सकते हैं। तो अब जानते हैं महादेव बेटिंग ऐप का पूरा मामला है क्या, क्योंकि जब से यह मामला सामने निकल कर आया है तब से काफी सुर्खियों में है। क्योंकि दो दोस्त महज कुछ सालों में जूस की दुकान से 5000 करोड़ तक कैसे पहुंचे और इसके लपेटे में दर्जनों सेलिब्रिटीज क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो महादेव बेटिंग ऐप, जिसे साल 2019 में जूस बेचने वाले सौरभ चंद्राकर ने शुरू किया था, जो छत्तीसगढ़ भिलाई निवासी रामेश्वर चंद्राकर, जो कि नगर निगम में पानी का पंप चलाने वाले ऑपरेटर का काम करते हैं, और उनके ही बेटे का नाम है सौरभ चंद्राकर। और सौरभ चंद्राकर भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक जूस का छोटा सा दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हो गई और साल 2017 में ही रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। हालांकि शुरुआत में इस वेबसाइट के काफ़ी कम यूजर थे, इस वजह से इनको इनकम भी काफ़ी कम हो रही थी। वही सौरभ की कमाई का मेन जरिया उसका जूस का फैक्ट्री था, यानी जूस दुकान था, लेकिन उसका दोस्त रवि उप्पल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। फिर साल 2019 में नौकरी के लिए सौरभ दुबई चला गया और कुछ समय बाद सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल को भी दुबई बुला लिया। और रवि के दुबई पहुंचने से पहले ही सौरभ ने बेटिंग वेबसाइट से पैसा कमाने का पूरा प्लान कर लिया था। इसके बाद दोनों ने महादेव बुक ऑनलाइन के नाम से एक बेटिंग वेबसाइट और ऐप बनाया, जिसे सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से प्रमोट करना शुरू कर दिया। वही सौरभ ने महादेव कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर के जरिए इस ऐप को प्रमोट करवाया। दूसरा, सट्टा लगाने वाले दूसरे ऐप और वेबसाइट को खरीद लिया। और महादेव बुक नाम के इस ऐप से देखते ही देखते कुछ ही दिनों में 12 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। और इस ऐप से जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ के ही थे, जिसमें क्रिकेट से लेकर चुनाव तक सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। और इसके यूजर्स इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए अलग से बैंक अकाउंट तक खुलवाने लगे। फिर क्या था, इसी बीच कोरोना महामारी ने दस्तक दिया और उसके बाद उनका ऑनलाइन महादेव बुक ऐप स्पीड पकड़ लिया। फिर साल 2021 में बिना दर्शकों के IPL मैच स्टार्ट हुआ, जिसमें महादेव ऐप के जरिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की सट्टेबाजी हुई। और महादेव बुक ऑनलाइन कंपनी ने ये दावा किया है कि उनकी वेबसाइट पर फिलहाल 99 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वही ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से होने वाले कमाई को सौरभ चंद्राकर ने बॉलीवुड फिल्मों और होटल के कारोबारों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिल्मों और अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के कारण सौरभ और रवि उप्पल बॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स, गवर्नमेंट अधिकारी समेत कई जाने मानी हस्तियों के संपर्क में आने लगा। फिर फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के घर छापा मारा। उसी समय महादेव पहली बार चर्चा में आया था। इसके बाद दुबई में होने वाली सौरभ की हाई प्रोफाइल पार्टियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ अखबार के पन्नों पर उसके सट्टे वाला ऐप महादेव का प्रचार हो रहा था, तो वही दूसरी तरफ उसके एजेंटों की गिरफ्तारी की खबर छप रही थी। ऐसे में पुलिस वालों का कहना था कि देश में 30 से ज़्यादा सेंटर्स महादेव ऐप के हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जा रहा था। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ पुलिस की जाँच सौरभ और रवि तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। आखिरकार ये मामला राज्य पुलिस के हाथों से ईडी के पास चला गया और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महादेव बुक ऐप को लेकर के जांच शुरू की, जिसके बाद से बड़ी मात्रा में लोग फंसने लगे। उसके बाद फरवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की शादी दुबई में काफ़ी धूमधाम से हुई और इस शादी में शामिल होने के लिए करीब 17 सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। और इसी शादी के बाद सौरभ ईडी के निशाने पर आया। फिर अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के ASI चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया
क्योंकि उन्हें बिजनेसमैन अनिल दमानी और सुनील दमानी ने हवाला के जरिए विदेश से पैसा भेजा था और इन दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन भी महादेव बुक से था, इसीलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इन गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने पहली बार महादेव बेटिंग ऐप के बारे में जानकारी साझा की और पिछले महीने ईडी ने देश भर में करीब 39 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 417 करोड़ और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए। और जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने भी शामिल हैं। और इस छापेमारी के बाद महादेव बुक के मालिकों के हवाला कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का हेरफेर का आरोप लगा है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों का कहना है कि रणबीर कपूर से ये जानकारियाँ मांगी गई है कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर को पैसा किसके जरिए मिल रहा था। और रणबीर कपूर के अलावा कपिल शर्मा, सनी लियोन, हुमा कुरैशी, हिना खान समेत 14 सेलेब्स को समन किया है, क्योंकि इन पर हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप है। अब ईडी ने अपने जांच में पाया कि सौरभ और रवि सट्टेबाजी में होने वाली कमाई को विदेश में भेजने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे और कंपनी के लिए हवाला का सारा काम कोलकाता का रहने वाला विकास छपरिया देखता था। वहीं जब ईडी की जांच तेज हुई तो रवि और सौरभ के आधे से ज़्यादा परिवार दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे महादेव बुक के बारे में जानने से पहले सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से होने वाले नुकसान के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद महादेव बुक ऐप के बारे में जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 के एक लैंडमार्क फैसले में ऑनलाइन सट्टेबाजी को 2 भागों में बांटा है। पहला गेम ऑफ स्किल, यानी अपने जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना, जिसे अपराध नहीं कहा जाएगा। और दूसरा है गेम ऑफ चांस, यानी कि सिर्फ लक आजमाकर जुआ खेलना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के अनुसार सिर्फ गेम ऑफ स्किल्स वाले खेलों को ही कानूनी मान्यता है। वही सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध है, जिसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों के पुलिस अधिकारियों को अधिकार भी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इंटरमीडियरी नियमों में बदलाव करके सट्टेबाजी वाली ऐप्स को भी गेमिंग के आड़ में अजीबोगरीब मान्यता दे रखी है। और यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग के आड़ में सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स भारत में खरबों का व्यापार कर रही है, जिसमें ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई 11 सर्कल, रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली ऐप गेम ऑफ स्किल के नियमों के तहत जमकर धंधा कर रही है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स साल 2019 में 920 करोड़ रुपए का था, जो साल 2020 में 24,000 करोड़ तक पहुंच गया। और देश में महादेव ऐप्स जैसे कई और अन्य ऐप्स अवैध कारोबार करने के साथ साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी भी कर रही है। और पिछले महीने ईडी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 417 करोड़ रुपए जब्त किए। वही विराग के मुताबिक आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने साल 2015 की रिपोर्ट में खेलों में सट्टेबाजी को वैध बनाने की सिफारिश की थी। और 21वें विधि आयोग ने भी 2018 की रिपोर्ट में जुआ और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी और इसके तहत फैंटेसी स्पोर्ट्स भी आते हैं। हालांकि इस बारे में सरकार ने स्पष्ट कानून बनाने की बजाय कौशल खेलों की आड़ में सट्टेबाजी और जुए के अवैध गेमिंग के कारोबार को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे रखी है। और ऐसे ऐप्स बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करते हुए टैक्स चोरी भी कर रहे हैं। ऐसे में जीएसटी विभाग ने इन कंपनियों पर 55,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मामले में वसूली का नोटिस जारी किया है। वही बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ की जीएसटी चोरी की है। वैसे इस जीएसटी चोरी से जुड़ा एक वीडियो भी है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना। तो यार, महादेव बेटिंग ऐप सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। यह यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम्स इस तरह के नाम से खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही इस ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल इस तरह के खेलों और चुनाव में सट्टेबाजी की जाती है। और ईडी ने एक बयान में बताया कि महादेव बुक कई तरह की वेबसाइट पर और चैट ऐप्स पर कई तरह के ग्रुप्स चलाता है। इसके अलावा प्रमोटर्स अपनी वेबसाइट पर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का विज्ञापन भी चलाता है और लोगों को फायदा कमाने के लिए गेम खेलने का लालच देते हैं। और ऐसे नंबर्स को केवल व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क किया जा सकता है। वही एक बार जब यूजर्स इस नंबर से कांटेक्ट करता है तो उसे 2 अलग नंबर दिए जाते हैं। एक कांटेक्ट नंबर पैसा जमा करने के लिए और सट्टा नंबर खेलने के लिए यूजर्स को आईडी में मिलने वाले पॉइंट्स के लिए। वही दूसरा नंबर जुटाए गए पॉइंट्स को कैश आउट करने के लिए वेबसाइट से जुड़ने के लिए होता है। और सामान्य तौर पर आईडी सट्टेबाजों की पसंद के अनुसार होता है, जैसे लेजरबुक247.com, www.wetbhai.com,
badbook247.com इस तरह के वेबसाइट में बनाया जाता है। तो सबसे पहले पैसे जुटाने, यूजर आईडी बनाने, ग्राहकों को यूजर आईडी क्रेडेंशियल देने और पैसे बांटने जैसे कई काम ब्रांच के मालिकों द्वारा किया जाता है और इन ब्रांच मालिकों को पैनल कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गेम्स यूजर्स को अंधेरे में रखकर खिलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें यूजर्स को सिर्फ शुरुआत में ही फायदा होगा, लेकिन वो बाद में पैसे खो ही देते हैं। वही ईडी ने एक बयान में कहा कि इन बेटिंग ऐप्स को कई ब्रांचेस द्वारा चलाया जाता था और इन ब्रांचेस को सौरभ और रवि एक छोटे फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे और इससे होने वाले फायदे का 80% खुद वो अपने पास रख लेते थे। वही सामान्य तौर पर एक पैनल में मालिक और 4 कर्मी होते थे और एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पैनल का मालिक हो सकता है और इन पैनलों का ऑपरेशन दुबई स्थित मुख्यालय यानी हेड ऑफिस से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल करते थे। वही मुख्यालय पैनल मालिकों के लिए प्रोफाइल बनाता है जो आगे खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के लिए यूजर प्रोफाइल बन सकता है। वही इन खिलाड़ियों को बेनामी खातों में पैसा जमा करना होता है जो उन्हें ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं। फिर AHO द्वारा यूजर्स को पैनल सौंपा जाता है। वैसे एजेंसी ने बताया है कि बेनामी खातों का इस्तेमाल करके भी भुगतान किया जाता है और ये बैंक खाते या तो धोखाधड़ी से खोले गए हैं या तो फिर कमीशन के लिए ऋण दिए गए हैं। फिर AHO द्वारा वीकली पैनल्स मालिकों के साथ साझा की जाती है जिसमें टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस के आंकड़े शामिल होते हैं और इसमें जो भी मुनाफा होता है उसका 20% हिस्सा पैनल संचालक का होता है और यह रकम बैंकिंग चैनल के जरिए या फिर हवाला के जरिए उनके पास तक पहुंचाया जाता है और जो भी बाकी मुनाफा बचता है वो मुख्यालय का हो जाता है। लेकिन इसी बीच यूजर के साथ गेम हो जाता है। दरअसल बैंक खाते और व्हाट्सएप नंबर बार बार बदल दिए जाते हैं और अगर FIR दर्ज भी होती है तो आमतौर पर छोटे स्तरों के सट्टेबाजों या पैनल ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया जाता है। वही अभी की तारीख में विदेश में बैठे मुख्य आरोपी भारतीय एजेंसियों के पहुंच से काफ़ी बाहर हैं। वैसे ये मामला छत्तीसगढ़ भिलाई का है तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। खैर जो भी हो, ये मामला भी काफ़ी गर्म है। आने वाले दिनों में और भी बहुत से खुलासे हो सकते हैं। तो यार इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।